अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ताहिर महमूद अशरफ़ी साहब ने कहा है कि मौजूदा हालात का वाहिद हल मुज़ाकरात में है। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी, नवाज़ शरीफ, फजलुर रहमान, आफ्ताब शेरपाओ, महमूद खान अचकज़ई आगे बढ़ें और तल्ख़ माहौल का ख़ात्मा करें। तहरीक इंसाफ को भी सियासी मैदान में मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। ज़िद किसी भी तरफ से मुनासिब नहीं। यही बात तो तमाम अहले दानिश कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। मुज़ाकरात से ही मुल्क को सही सिमत में गामज़न किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ ने भी इसीलिए कहा कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ जो इनको लेकर आए हैं, उनके साथ जिनकी हुकूमत है, उनके साथ मुज़ाकरात होंगे जिनके पास इख्तियार है। तो इनकार तो कभी तहरीक इंसाफ ने भी नहीं किया, मगर अब जो इमरान खान साहब ने कहा पिछले दिनों, उनका कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट ने आज़म स्वाति को मेरे पास भेजा और रिक्वेस्ट की कि 22 अगस्त के जलसे को मनसूख करें। उनका कहना था कि मैंने उनकी रिक्वेस्ट पर अमल किया और मैंने वो जलसा मनसूख किया, मगर उसके बाद उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने मुझसे वादा किया था कि 8 सितंबर के जलसे की एनओसी इशू की जाएगी और कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी, मगर उन्होंने कहा कि 8 सितंबर को इस्टेब्लिशमेंट ने धोखा दिया। हम सब यही चाहते हैं कि असल जो इख्तियार है, अवामी इख्तियार, वो इमरान खान साहब के पास है। जैसा कि कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब चीफ ऑफ अवामी स्टाफ हैं, अवाम उनके पीछे खड़ी है। अवाम ने 8 फरवरी को वोट इमरान खान और तहरीक इंसाफ को दिया है, मगर उनके वोट की और अवामी वोट की इज़्ज़त नहीं की जा रही। दूसरी तरफ अब आप देख लीजिए कि पार्लियामेंट जहां कानून साजी होती है, जिसे मोतबर तरीन इदारा समझा जाता है, जिसे समझा जाता है कि पार्लियामेंट बालातर है, जिसके मुतालिक चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा भी फरमाते हैं कि ये पार्लियामेंट का फ़ैसला है और पार्लियामेंट जो है ना वो सुप्रीम है। उस सुप्रीम पार्लियामेंट की इज़्ज़त को खाक में मिलाया गया। उस सुप्रीम पार्लियामेंट के अंदर घुसकर पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार किया गया, और जो पार्लियामेंटेरियन तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, जिसमें मौलाना नसीम शाह शामिल हैं, ज़ैन कुरैशी शामिल हैं, आमिर डोगर शामिल हैं, शेख वकास अकरम शामिल हैं, ये जानबूझकर पार्लियामेंट से बाहर नहीं निकले। शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर ये जानबूझकर पार्लियामेंट के मेन दरवाजे से निकले, उसके इहाते में थे, ये देखने के लिए कि पुलिस क्या करती है या जो नकाब पोश हैं वो क्या करते हैं। तो उन्हें वहाँ पर गिरफ्तार किया गया, और जो पार्लियामेंट के अंदर सारी रात मौजूद रहे, उन्हें पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया गया। और तहरीक इंसाफ इस निज़ाम को लोगों के सामने इसकी मुनाफ़कत रखना चाहते थे कि आप देख लीजिए, जो लोग ये कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, आज उस सुप्रीम पार्लियामेंट की इज़्ज़त व तौक़ीर किस तरह से की जा रही है, उसकी सुप्रीमेसी को किस तरह से पाँव तले रौंदा जा रहा है। और वहाँ से अंदर घुसकर जो पाकिस्तानी तारीख़ में आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ, वो कुछ किया गया। वहाँ से गिरफ्तारियाँ की गई, और स्पीकर कौमी असम्बली उस वक्त वक्ती तौर पर जज्बात में आए कि और उन्होंने वहाँ पर जो नेशनल असम्बली के सार्जेंट समेत जो 4 लोग थे उनको मुअत्तल किया। अब इसमें मुअत्तली क्या होती है? वो ड्यूटी पर नहीं आएंगे, घर पर बैठे रहेंगे, खाबे खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मज़े उड़ाएंगे, 3 महीने 4 महीने तक वो मुअत्तल रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक। उसके बाद उनको बहाल कर दिया जाएगा और उनकी
تنخواہیں جو ہیں وہ جمع ہوتی رہیں گی۔ تو یہ کیا ہوا؟ معطل کرنا تو نہیں ہے۔ اور ان کا کیا قصور ہے؟ آپ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں جنہوں نے یہ کارروائی کی ہے، جنہوں نے پارلیمنٹ کی عزت کو خاک میں ملایا ہے۔ لیکن اسپیکر صاحب پھر خاموش ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے آئی جی اسلام آباد کو بلایا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر یہ ہوا کہ عدالتوں نے 8 دن کا ریمانڈ دے دیا، جو کہ زیادتی ہے۔ اس طرح سے انہوں نے پارلیمنٹ کی تکریم کو خاک میں ملایا۔ دوسری طرف اب یہ اسی پارلیمنٹ میں یہ جو آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کے ایم این ایز کو اغوا کیا جائے یا انہیں خریدا جائے۔ پہلے تو یہ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے فی ایم این اے 20 کروڑ روپے کی بولی لگا رکھی ہے کہ جو تحریک انصاف کا آزاد ایم این اے جو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے الیکشن کمیشن نے، الیکشن کمیشن کی بھی بددیانتی تھی، بدنیتی تھی، منافقت تھی، زیادتی تھی۔ اس نے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر جیتے ہوئے، یا ٹکٹ انہوں نے ایشو نہیں کیا تو وہ تحریک انصاف کا ووٹ تھا، وہ عمران خان کا ووٹ تھا، اور انہوں نے انہیں آزاد ڈکلیئر کر رکھا ہے۔ ان لوگوں کو یہ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو لوگ نہیں بک رہے تو پھر انہیں اغوا کیا جا رہا ہے۔ نہ صرف انہیں اغوا کرنے کا پلان ہے، ان کی بیویوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ کل سے یہ بات سوشل میڈیا پر زیر گردش ہے کہ این اے 97 فیصل آباد سے تحریک انصاف کے ایم این اے سعد اللہ بلوچ کے بھائی کی وائس ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سعد اللہ بلوچ جو ایم این اے ہیں این اے 97 کے، ان کی اہلیہ، ان کی بیٹی اور ان کی خالہ کو نقاب پوش اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ اب یہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے تو یہ بہت خطرناک ہے۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی میں جو تقاریر ہوئیں، جو وہاں پولیس نے احتجاج کیا، وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ اب یہ اس طرح سے ملک نہیں چلے گا۔ ان کو چاہیے کہ ملک کو صحیح سمت میں جانے دیں اور ملک کو ترقی کے راستے پر گامزن ہونے دیں۔ اس طرح سے نہ تو آئینی ترمیم میں کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی ملک کا اس میں کوئی فائدہ ہے۔ یہ آپ کو میں اگلی خبر آپ کے سامنے رکھوں کہ عطا تارڑ نے کہا ہے کہ پی ٹی وی میں گھوسٹ ملازمین ہیں جو گھر بیٹھ کر تنخواہیں لے رہے ہیں۔ واہ سبحان اللہ! پی ٹی وی کو برباد کرنے والے کون ہیں؟ یہی نون لیگ ہے۔ نون لیگ نے اپنے ان لوگوں کو، ان لفافیوں کو اس میں بھرتی کیا جنہیں کوئی 50,000 بھی دینے کو تیار نہیں تھا۔ یہ انہیں 10 لاکھ کا پیکج دے رہے ہیں وہاں، اور وہ سارے نون لیگ کے کارکن ہیں۔ اور اب یہ مزید جو انہوں نے فرمایا وہ میں نام آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، آپ دیکھیے گا کہ یہ نون لیگ کے کتنے قریب ترین لوگ ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں بھرتی کر کے شفافیت لائیں گے۔ نون اور شفافیت یہ دونوں الٹ چیزیں ہیں۔ نون جہاں پر ہوتی ہے، شفافیت وہاں پر، میرٹ وہاں پر، انصاف وہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ یا نون لیگ ہوتی ہے یا یہ چیزیں ہوتی ہیں، میرٹ ہوتا ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ اب یہ آگے کیا فرما رہے ہیں وزیر اطلاعات صاحب؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی وی میں گھوسٹ ملازمین ہیں جو گھر بیٹھ کر تنخواہیں لے رہے ہیں۔ پی ٹی وی میں سیاسی بھرتیوں کی بھرمار ہے۔ یہ سیاسی بھرتیاں کون کرتا ہے؟ تحریک انصاف نے تو کبھی کسی کارکن کو اس بنیاد پر نوکری نہیں دی کہ وہ ہماری پارٹی کا ہے۔ یہ صرف نون لیگ یا پیپلز پارٹی کرتی ہے۔ پی ٹی وی کو منافع بخش ادارہ بنائیں گے۔ آپ نے پہلے کس ادارے کو منافع بخش بنایا ہے؟ آپ مجھے بتائیے۔ اسٹیل مل آپ نے منافع بخش رکھی ہے؟ آپ نے ریلوے کو منافع بخش ادارہ رکھا ہے؟ آپ کوئی ایک نام لے لیں، آپ نے کس ادارے کو منافع بخش بنایا ہے؟ اب آپ اس کو منافع بخش بنائیں گے۔ آگے کہتے ہیں کہ اینکر ماریہ ذوالفقار، بین سلیم کے اندر کتنا تحریک انصاف کے خلاف بغض ہے۔ نجم ولی، رضوان رضی، یہ سب وہ لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے سخت ترین مخالف ہیں۔ ناقد ہونا
बुरी बात नहीं है। आप उसूल की बात करें, आप तनकीद करें, जो खामियां हों आप उनकी निशानदही करें, कोई मसला नहीं है। और अमीन हफीज़ को लेकर आए हैं, सिफारशी शोज़ सारे बंद कर दिए। फिर वही बात कहा जाता है ना कि आप भी अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। आप और सिफारशी शोज़ बंद करें। हुजूर आप ही सिफारशी लोग भर्ती करते हैं, सिफारशी शोज़ आप चलाते हैं। पीटीवी को नया फेस देंगे, अपोजिशन को भी स्पेस मिलेगी, अपोजिशन को ये स्पेस देंगे। अब ऐसा हो सकता है? ये कोई स्पेस देने वाले लोग नहीं हैं। अब तक आज तक इमरान खान का नाम पीटीवी तो छोड़ें, ये जो दूसरे प्राइवेट चैनल्स हैं उन पर भी इमरान खान का नाम नहीं लिया जाता। तो अब ये कह रहे हैं कि हम अपोजिशन को स्पेस देंगे, जो कि नामुमकिन सी बात है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि इसमें जो तहरीक इंसाफ के ओन अब्बास बप्पी हैं, उन्होंने रात आसमा शिराजी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि किस तरह से हमारे एमएनएस की बोलियां लगाई जा रही हैं। ये ज़रा मैं आपको सुनवाना चाह रहा हूँ, आप सुन लीजिए कि वो खुद क्या कह रहे हैं, फिर बात करते हैं। जो दो ऑप्शंस हमारे एमएनएस को दी जा रही है इस आईनी अमेंडमेंट के हवाले से, और जिसमें रियासत खामोश है या रियासत का कहीं ना कहीं रोल होगा, या तो 20 करोड़ रुपए ले लो, या फिर ये कि माओ बहनों बेटियों जो है ना वो उठा ली जाएंगे। हमारा एक एमएनएस सादुल्ला बलोच, ही वाज ऑफर्ड मनी 20 करोड़। आप ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं ऑन अब्बास साहब, ये बहुत बड़ा इल्जाम। 20 करोड़ की ऑफर्स, आज उसकी बीवी और उसकी बेटी को अगवा कर लिया गया, ठीक, बिकॉज वो पैसे नहीं। सो जो शख्स इस वक्त हक पे खड़ा है वो अपनी गैरत में हुआ बैठे। जी आपने सुन लिया। अब अगली खबर ये है कि नवाज शरीफ को री लॉन्च करने का फ़ैसला कर लिया गया, यानी उन्हें दोबारा लॉन्च किया जा रहा है। अब मेरा ख़्याल है कि नवाज शरीफ साशे पैक में भी दस्तयाब होंगे। अब ये उनकी री लॉन्चिंग हो रही है साशे में। पहले तो वो जो है ना डब्बे में थे, अब उनकी री लॉन्चिंग इसमें की। और जब वो डब्बे में लॉन्च किए गए थे तो फिर क्या हुआ था? कारकर्दगी सिफर। अब ये दोबारा से उन्हें इसलिए मैदान में लाया जा रहा है कि उनके पास जो दिखाने वाला चेहरा है, जो मासूम सा बज़ाहिर दिखने वाला चेहरा है, वो सिर्फ नवाज शरीफ का है। मगर अब लोग 40 साल से उसकी मासूमियत भरी जो शक्ल है वो देख देख कर अब उकता चुके हैं। अब लोगों को उसकी उस शक्ल से भी नफ़रत हो चली है, क्योंकि उन्होंने जो झूठ बोला, जो मुनाफ़क़त की आवाम के साथ, पाकिस्तान के साथ, वो सब के सामने रोज़े रोशन की तरह अयां हो चुकी है। अब ये नवाज शरीफ को चाहे एक दफ़ा लॉन्च करें दोबारा या 10 दफ़ा करें, अवाम इनकी तरफ नहीं आने वाली, क्योंकि अवाम देख चुके हैं, अवाम ने सबको पहचान लिया है। अब बहरहाल सुनने में आ रहा है कि इमरान खान के सहर को तोड़ने के लिए नवाज शरीफ को मैदान में उतारा जा रहा है। पहले तो आप ये उनसे श्योरिटी ले लें, यकीन दहानी उनसे ले लें कि क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान में रहेंगे या अक्टूबर में पाकिस्तान से उड़ जाएंगे, जैसे उन्होंने कबूतर को उड़ाया था। अब देखना ये है कि वो उड़ते हैं या यहीं रहते हैं, और अगर यहीं रहते हैं तो प्लानिंग जो दी गई है वो ये है कि अब मुल्क भर के नवाज शरीफ दौरे करेंगे, नाराज़ लीगियों से मुलाकातें करेंगे और नए लोगों को फिर फंसाने की कोशिश करेंगे अपनी लफाजी में, और फिर ये मासूमियत वाला कार्ड खेलेंगे और फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की नाकाम कोशिश करेंगे कि जी अब हम ये कर देंगे, अगर मेरी हुकूमत ना जाती तो हमने ये कर दिया होता। 40 साल से इनकी हुकूमत थी और जो कुछ किया वो सब आपके सामने है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ये पूरे मुल्क में दौरे करेंगे, सिंध में जाएंगे, बलूचिस्तान में जाएंगे और फिर वहाँ से होते हुए ये पंजाब में दाखिल होंगे। अब देखते हैं, आने वाला वक्त बताएगा कि ये इमरान खान के सहर को तोड़ने में कामयाब होते हैं या नहीं। और मुझे तो लगता ऐसा है कि इस बात का चांस 0% है कि इन्हें कोई कामयाबी मिलेगी, क्योंकि जो हाल इन्होंने मईशत का किया, जो हाल इन्होंने आवाम का किया,
جس طرح سے ان کو دبایا گیا ہے، عوام کو ان سے جینے کا حق تک چھین لیا گیا ہے، تو کون ان کی طرف جائے گا؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔